उसके हाथ में चक्री फट गई है, उसका पूरा हाथ जो है पूरा फूल गया। चक्री फलक नहीं पड़ गया भाई साहब, ये पूरा हाथ ही फूल गया। हंसने वाली बात नहीं है। उसके ऐसा मतलब हाथ इतना सूज गया है, इतना बड़ा सा हो गया है, ऐसा देखने में इतना अजीब लग रहा है, खाल तो है ही नहीं। तो आप लोग समझ सकते हो बहुत बुरी हालत है। उसको हाथ को पूरा ठीक होने में कम से कम अभी 1 साल लग जाएगा। उसका राइट हैंड है वो। अभी उसको जैसे तैसे 2 या 3 महीने में लिखने लायक बनाने की कोशिश करी जा रही है, बट मुश्किल लग रहा है मुझे तो। ठीक है, लेकिन ये चीज ये बताती है कि मैं अपने बच्चों को, सभी को मैं जो बोलता हूँ उसका मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ। एक लड़की उसने यही 2 उंगली तोड़ी है, यही 2 उंगली, यही 2 उंगली इसकी जली हुई है। तो वो आती है ऐसे 20 उंगली लेके। सर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि आप लोग अपने राइट हैंड का बहुत ध्यान रखो। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट पेपर आने वाले बेटा, और साल भर की मेहनत हाल बेकार हो जाएगी। दूसरी चीज, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखो, सोने का विशेष ध्यान रखो, टाइम पे सो, जिससे आपकी सेहत ठीक रहे। सेहत पहले जरूरी है सर, बाकी काम बाद में भी हो जाएंगे। अगर आप कितना भी पढ़े लिखे हो, पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई, पेपर में आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप पेपर के टाइम पे 1 आध घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत भी कर पाओगे। ठीक है, तो खाने पीने में नखरे कम करके अच्छे से खाना पीना है। समझ में आई बात? अच्छे से खाओ पियो और अच्छा खाओ पियो, बाहर का नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ एक्सरसाइज 10.3 पे। नहीं नहीं, उससे पहले एक और थ्योरम, थ्योरम 10.5। There is one and only one circle pass through 3 given non-collinear points. तो ये 4 थ्योरम मैंने आपको करवा दी ना सर, चारों हो गई। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 चारों हो गई ना। अब अपन आते हैं 10.5 पे। इसको नोट कर लिया? नोट कर लो 10. ये दोबारा नोट कर लो 10.4, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और कर लो, पेपर में आएगी छपी हुई, मर जाओ फिर वहां पे। पेपर में अगर ये थ्योरम नहीं आएगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, आती है। आगे बढ़े सर, जल्दी लिखो। सॉरी, माय मिस्टेक। इसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होता। हो गया? कोई दिक्कत नहीं, तो ना मुझे दिखा दी ना, टेंशन मत लो। मैं आप सही कर दूंगा, चिंता मत लो। मैं आज तेरा सही कर दूंगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.5 नोट कीजिए। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका मैं इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड थ्योरम है। इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं होगा। इसका क्या होगा, अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये चीज आपको साफ दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम 10.5 लिखिए। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिख लीजिए, 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। There is one and only one circle pass through 3 given non-collinear points. Theorem 10.5. ये ना यहाँ पे there is one and only one circle pass through 3 non-collinear points. There is one and only one circle pass through
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल सिर्फ कोई ना कोई एक ही सर्कल, 2 सर्कल इन 3 पॉइंट से पास नहीं हो सकते। मैं आपको एग्जाम्पल कैसे देके बताऊं, प्रूफ करके बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूं एक सर्कल बना के फिर इसको तीनों को ओवरलैप कराने। ठीक है, देखो ये आया, ठीक है, ये आया, ये आया, आपको दिख जाएगा यहाँ पे भी ये सर्कल ओवरलैप होगा। देखिए, ठीक है सर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। आप दूसरा नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा सर्कल ले लें, आप ट्राई करते हैं अपन दूसरा सर्कल, सपोज ये दूसरा कोई सर्कल है, अपन इसको पास करने की कोशिश करते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो लगभग वो सर्कल दूसरे सर्कल को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब सर्कल उस सर्कल को ओवरलैप कर रहा है तो अलग कैसे हुआ, सेम ही तो हुआ, मतलब उसकी रेडियस उतनी रही होगी, है ना। तो ये तो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, मैं इस चीज को प्रूव करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो बात क्या होती है सर कि 3 पॉइंट से, मेरी बात को ध्यान सुनिए, प्रोसीजर होता है किसी भी सर्कल, क्या सर्कल में आपको सेंटर मालूम नहीं, सेंटर दिया है क्या सर्कल में, मतलब मान लीजिए कि इसका सेंटर होता भी तो उसको क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। अब आपसे बोला गया कि इस सर्कल का आप सेंटर फाइंड आउट करो, तो इसकी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अपन वो प्रोसेस पहले सीख रहे हैं। डालिए हेडिंग, ये तो समझ में आ गई थ्योरम, इसका प्रूफ कुछ नहीं है, बस ये सिंपल एक स्टेटमेंट है कि भाई इसका प्रूफ अगर अपन को करना है ना, तो अपन को यही करना पड़ता है कि एक सर्कल के सेंटर को फाइंड करने का प्रोसीजर देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल, 3 पॉइंट है तो उससे क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल में जो साइड्स है इनकी क्या बना दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे, ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस होगी, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। अब अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जल्दीबाजी में समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। ये चीज समझ में आ गई कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर ए बी और सी, तो उनसे एक ही सर्कल पास होगा। इससे पहले एक चीज और थी, जब आपके पास में एक सर्कल है, तो वी आर दिस सर्कल, ओके, सो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द सर्कल। मैक्सिमम मैं इस पॉइंट को ऑन द सर्कल ले सकता हूं, है ना। तो एक सर्कल तो ये हुआ, ऐसा हो सकता है कि एक दूसरा सर्कल भी हो सेम, एकदम एकदम सेम, या फिर अलग भी हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स क्या आने वाला है, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। दो सर्कल्स कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं सर, आप पहला क्वेश्चन पढ़ें, 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। Draw a different pair of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? Got it? तो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल हमको ड्रॉ करना है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद। तो आप लेते हैं केस 1, ये सर्कल आपने 2 ड्रॉ किए और ये दोनों ने कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए सर, तो 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, 0। यहाँ पे अपन डालेंगे केस 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है, एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। केस 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस सर्कल का होने वाला है सर। अब आप मान लीजिए कि आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं, और आप इन दोनों में है ना सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ पे आपने केस 2 में देखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कितना रखा है अपन ने, एक ही रखा है। इसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक भी नहीं। और केस 3, चलो एक और केस बनाते देखते हैं। केस 3, क्या 2 हो पाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
कितने, 2 रख रहे हैं अपन। ये कितना था 1, ये कितना था 0। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेंगे, किन्हीं भी 2 सर्कल को अपन बनाएंगे अगर, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करोगे आप, ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया। अब मैं ध्यान से आपको यहाँ पर साइड में इलस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कुछ, बहुत ध्यान से देखना। बेटा ये सर्कल था, मैंने इसको उठा लिया, अब मैं इसको इसके बाहर घुमा रहा हूँ, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं इसको टच करा दिया, जब जब मैं टच कराऊंगा तो एक ही आएगा ना, थोड़ा और अंदर घुसेड़ा तो सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दिया, तब भी टू, टू 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 टू, कहीं पे भी 3 आए, यहाँ पे फिर से 1 हो, समझ गया ना, सर्कल वो दिख रहा है जहां पॉइंट, लेकिन वो टच कहाँ हुआ है, सिर्फ 1 पॉइंट, बात समझ आई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्कल कितना होता है सर, 2 होता है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएंगे मैक्सिमम, 2 सर्कल कोई से भी, 2 से ज्यादा पे कराने की कोशिश करते हैं अपन, नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं यार, मैं 3 पे कराने की कोशिश करूंगा। वेरी गुड, अभी अभी मैंने बताया था आपको, अगर मैं ये वाला है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल को निकाला, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, और जैसे ही मैंने 3 करने की कोशिश करी, परफेक्ट ओवरलैप हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या 3 है, कॉमन नहीं, पूरे ही है, फाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है भाई साहब। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो 2 सर्कल में कॉमन हो सकते हैं, तो एक ही सर्कल हो गया ना, ये अलग अलग थोड़ी हुआ, तो एक ही सर्कल है, आप इसके ऊपर रखते रहो बार बार 50 सर्कल, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो नंबर 2 सर्कल्स अगर आपको दिए हो, तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं, 2। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हुई। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 3 नहीं होंगे। अब ये चीज आपको पता तो चल गई, इसका एक तरह उल्टे तरीके सोचो, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होंगे, या फिर 3 पॉइंट से 2 सर्कल पास नहीं होंगे, मतलब 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा, जो अभी अभी थ्योरम में हमने आपको बताया। There is one and only one circle pass through 3 non-collinear points. सिर्फ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से आपका एक ही सर्कल पास हो, ये वाली चीज को प्रूव हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़िए, ये जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, इससे आपको एकदम क्लियरिटी आ गई होगी क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने ये सर्कल बना, मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन कर लिया, आप नोट कर लो, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं भैया रिक्वायर्ड केसेस, रिक्वायर्ड केसेस क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, और ये तीनों डायग्राम आप बना लें, हो सके तो इसको थोड़ा सिंक में बना लें, सिंक में बना लें थोड़ा सा, है ना, एक लाइन में। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है ना, किसका आंसर है ये, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 में, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, ये सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना।
क्या हाँ, 1 नंबर 2 नंबर बता के जाकर वॉशरूम जाना, कुछ भी जा सकता हूँ सर मैं। क्या क्या फर्क पड़ता है अबे, 1 नंबर क्या तो हो सकता है आधा क्वेश्चन निकले, 2 नंबर क्या तो पूरा क्वेश्चन निकल जाए। क्या समझ में नहीं आता बेटा, 1 घंटे में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सब कर लेते हो। क्लास के समय पर कोशिश करा कर जब आप आए, एकदम फ्री होके आए, 1 घंटे की क्लास होती है उसमें 5 मिनट चाहिए। क्लास समझ में आ गई सर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक सर्कल के बने आपको, ये इसका आपको है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, फाइंड इट सेंटर, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सर सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, नहीं थोड़ा सा हमको आपके लिए एडवांस टूल्स निकालने पड़ेंगे जरा। अब देखिए सर बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आप इसमें कोई से भी 3 पॉइंट बता भव्या, कहाँ पे स्टॉप स्टॉप। बता ले, कहीं पे भी आप कोई से भी 3 पॉइंट ले सकते हो। जब आप ये 3 पॉइंट लोगे, इनका नाम रख दीजिए ए बी सी। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कीजिए सबसे पहले, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर, कर दिए कि नहीं? 2 की जरूरत है सर, 3 की नहीं है, किसी भी 2 लाइन को ज्वाइन कर लो। देखो फिर अपन क्या करेंगे, इनका बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमको यहाँ पे आधे से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए भैया, ये तो कम है। ठीक है, आधे से जाना है, एक आंख मारिए यहाँ, ठीक है, एक आंख मारिए इधर, ठीक। अब इस कंपास को उठाया, देखो ये पॉइंट कॉमन है इस वाली साइड में भी और इस वाली साइड में भी। तो पहले तो अपन एक को ही निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपास को घुमाया और ये आपने इधर मारा एक आंख, बच गया आंख। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबका हो गया ना? अब वर्जन नॉर्मल क्वेश्चन का नहीं हुआ, हो जाएगा वो अभी न्यूमेरिकल साइंस और अब वर्जन नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो मुझे। टेस्ट थ्योरी वाली क्वेश्चन होता है, टेस्ट टेस्ट होता है, सब कुछ आएगा। पहले ही सोच लो समझ लो, सोच लो समझ लो, बता दो अभी। वर्जन नॉर्मल क्वेश्चन वाले हाथ उठाओ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले
वो जीत गए एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो खड़े हो जाओ, एटॉमिक मॉलिक्यूल वाले खड़े हो जाओ। एक तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बैठ जाओ। अब एटम अब क्वेश्चन नॉट तो पूछने वाले खड़े हो। 14 1 2 3 ऑनलाइन वाले इस बोलिंग। हाँ ऑनलाइन वाले इस बोलिंग से बाहर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या मंगाना है? आ गया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? कल टेस्ट आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, मतलब संडे को। सर ये आज समझ में आया आपको? आवाज नहीं करो बस। ये आपको समझ में आ गया क्या? अब सुनिए सर ध्यान से, कंपास लेके आए नहीं आए क्या? लाए तो अच्छी बात है, साथ साथ बनाइए भी, ठीक है? नहीं बना के लाए बेटा, कल होमवर्क में घर से बना के लेके आऊंगा। अब सुनो, ये हो गया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां बनाना है? एबी का, ठीक है? तो बी पे रखा, पहले नापा, आगे से थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है? सॉरी आगे से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो आगे से थोड़ा जाना है। हाँ इसमें भी ठीक है, कलर चेंज करना है सर। तुम चलो मत करो, मैं भी। बेटा आवाज नहीं करो, शांति से बैठो। ठीक है बेटा, हाँ तो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया मैंने, इसको यहाँ पे रखा। सुनो ध्यान से, देखो आगे से जाना है। अब एक मारना है आंख नीचे की तरफ, ठीक है? ठीक है, एक मारना है आपको ऊपर की तरफ, ठीक है? अब इसको उस साइड में ले जाएंगे। ये वाले पॉइंट से ये आर्क मार दिया, और यहां से ये आर्क। देखा सर आपने? कंपास को उठा के एक तरफ रख देते हैं। आप देखिए सर ध्यान से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दोनों का कहां आया? ये समझ में आया? तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, बेटा हाँ ये वाला ये दो लाइन ज्वाइन करेंगी। आप अगर ये तीसरी वाली ज्वाइन करके सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे तो भी इधर ही इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको तीनों का निकालने की जरूरत नहीं है। कितने का करेंगे अपन? दो का। दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? ओ। तो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? हाँ ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। और ये क्योंकि सर्कल में आया है तो ये डिलीटेड नहीं, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई होशियार टीचर होगा तो उसको जरूर देगा, जैसे कि मैं।
हाँ बीसी का ये हो गया परपेंडिकुलर, बीए का बी से एक आगे से आना, एक आगे यहाँ, एक आगे यहाँ, यहाँ पे रखा है, एक आगे यहाँ, एक आगे, वही सेम प्रोसेस है। क्या बताऊं तुमसे, एक जैसी बात है ही। आपने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये रहा बीसी, ये तो बेटा है ना पिनपॉइंट डिस्टेंस नापने के काम में आता। जैसे हाँ, जैसे मान लो हम तो बेटा इंजीनियर है, हमारा काम ये है। मान लो कि आपको रेडियस नापनी है किसी सर्कल, वो सर्कल आपको दिया हुआ है कॉपी में। जैसे मान लो कि जो बॉडी है, आपको है ना इसकी लेंथ नहीं पता, तो आप इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ पर रखोगे, फिर आप स्केल में आप उसको स्केल पे रखोगे। हाँ तो ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, 7.1। अब ये पॉइंट पिन पॉइंट आता है, उसमें क्या है, पॉइंट मोटा हो गया, पॉइंट पतला हो गया, तो ये पॉइंट का भी एकदम पैना होता है, तो एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस आता है। और भी बहुत सारे काम है इसके। डिस्टेंस जैसे है ना, क्या होता है, कोई चीज है मार्किंग, मार्किंग करने में काम आता है, अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन में मार्किंग करने काम में आता है। जैसे इसको रखा है ऐसे यहाँ पे मार्क कर दिया, हल्का मार्क हो गया वहां पे, अपन चेक वेक करते हैं, आगे ना, बहुत बढ़िया। हाँ गुड गुड गुड। हाँ सर, रंजना नहीं आया सर? डिस्टेंस थोड़ा तुमने ये गलत लिया, ठीक है, ये मिटा देना ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हल्का होना चाहिए, बहुत हल्का, ठीक है। इसके बाद में आधे से थोड़ा सा जाना, आधे से जाना है ना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, देखो जरा, आप देखो जरा, जरा इस पे हाथ रखो, ऐसे करो, इस पे हाथ रखो, ऐसे करो, ये दिख रहा है तुमने सेंटर इसी को लेके बनाया, ये परफेक्ट है। ये देखो मैं रखता हूँ, ये फंस गया, इसी को रख के तुमने सेंटर बनाया ना, और जब इंटरसेक्ट किया था इसी को लिया। ये आपको क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परफेक्ट। आगे नाम बोला, तुम सब देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया देख लो उधर। हम पास है सर, मेरी कॉपी में क्या है भाई, पंपा से मजाक है, देख पेंसिल जो है ना वो अजीब है, पेंसिल ठीक करो, किसी की साइज की पेंसिल ले ली। देखो इसमें सर्कल का सेंटर दिख रहा है, लेकिन अपन अपन ने दिमाग लगा रहा है। लाओ जो पेंसिल दो, पेंसिल दो, पेंसिल देखो, कोई भी 3 पॉइंट ये वाला पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केल स्केल दे, क्या रहा है क्लास के अंग्रेजी वाली स्केल, नहीं वो अच्छी स्केल है, कोई दिक्कत नहीं, वाली बढ़िया है। ये हो गया, पटरी कहता है, पटरी आगे से जाना डिस्टेंस, ठीक है यार।
सब लोग बना लो एक बार अपने अपने कॉपी में जल्दी से, जिनका जिनका बन गया है तो दूसरों की हेल्प करो। ये देखो ये भी आगे से आना है, थोड़ा सा कम आगे, थोड़ा सा आना है, ठीक है यार, ये यार ठीक है, और ये ऊपर एक नीचे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से से किसको मिलाना है, इसलिए पहले पहले एक बार मिला लिया करो। टेंशन का टपक गई क्या? ला ला जल्दी। देखो ये वाले पॉइंट से अपन को किसको मिलाना है, इस वाले को। मैंने पहले मिलाया नहीं, लेकिन आप लोग पहले पहले मिलाते चलना। और तुम्हारा रंग मिला दिया। कैसे बनाएंगे सर? डॉटेड लाइन। समझ में आया? और ये वाली पॉइंट से ये वाली पॉइंट को मिलाना है, क्या बनाना है? मतलब एक लाइन, एक पॉइंट से इसके नीचे, हाँ मतलब एक साइड की साइड उस साइड। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये क्या हो गया? ठीक है, बना लोगे आप पक्का? थोड़ा तो रिजल्ट नहीं आ गया? सबको आ गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया? अब सुनो, घर पर से एक्सरसाइज 10.3 में अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट पे शुरू करेंगे, और उससे ही रिलेटेड है एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन। थ्योरम 10.6 और थ्योरम 10.7, ये दोनों मैं नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, और एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। ये चारों चीजों में से कोई सी एक चीज पेपर में है। तो नेक्स्ट टाइम पे अपन जो क्वेश्चन करेंगे, सबका का एक क्वेश्चन उसमें पक्का आएगा। सर होमवर्क क्या है? इसको कंस्ट्रक्ट करके और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के लेके आना है, ठीक है? ये होमवर्क, इसको कंस्ट्रक्ट करके और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के लाना, और 10.4 तक की सारी थ्योरम्स आनी चाहिए आपको। देखो वाह, ले क्यूआर कोड बना ले इसका, सबमिट करने के लिए ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, व्हाट्सएप पर डाल दो, चेक कर लेंगे कैसे। क्या कह रहा है? तो वो क्या, वो आपने लिंक नहीं बनाई उसकी डीपीपी 10 की, तो मेरे को सबमिट करनी थी, तो बना डाल दो ना उस पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। बेटा इसमें 10th के भी नोट्स आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ 9 से मतलब है। भेज दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, भेज दिया, स्कैन कर लो, वैसे अभी आ जाएगा वो। और प्रदीप
दीक्षा, दीपांशु, प्रेजेंट सर। दीपिका, दीपांशु कल क्लास क्यों अटेंड नहीं करी तुमने? सर मैं कल डॉक्टर पे गया था। रोबी, दीपिका, रोबी, कल कहाँ थी आप? न बैठना है, बैठना है। समझ में नहीं आता मेरे को, कल का पढ़ाया हुआ फिर कैसे कवर होगा? कैसे कवर होगा बताओ? रिकॉर्ड डेट से 6 दिन बाद चलेंगे। ऑनलाइन क्लास तो ले लिया करो, घर पे थी तो ऑनलाइन क्लास तो ले सकती थी। लैपटॉप पे कहीं पे कर लो ना लोग, क्या दिक्कत है? नहीं हो पाएगा? ये आपकी थोड़ी सोच है। शानिका, शानिका कल तो आई थी, बाद में आई थी। गरिमा, गरिमा, गौरव, हर्ष, अर्चित, अर्पिता, हिमांशी, हिमांशी, इशिता, जील, केशव, कृतिका, प्रेजेंट सर। कृष्णा, ठीक है बेटा तुम? कृतिका हाँ सर। ठीक है, हाँ अब तो सही है। पहले से बेटर है। हाँ। कल मैं आता हूँ, घर पे आऊंगा, आना है मेरे को, लेकिन मैं निकल नहीं पाया ऊपर से वो। कृष्णा, कुणाल, मधुर, मानसी, मुनेन्द्र, मुनेन्द्र, लेट आता है, नकुल, निमेश, नितिन, पराग, प्रांजल, प्रथम, प्रिंस, प्रियदर्शनी, राधिका, रजनी, रुचिका, शान्वी, सार्थक, शौर्य, शौर्य, शिवम, सोनिका, तनेश, विभूति, यश अग्रवाल, यशराज, युवराज, युवराज, सृष्टि, कल मैंने कहां तक पढ़ा दिया था आपको? मैम मैक्सिमम अटेंडेंस उस पर ले लिया करो, मैं रोल में नहीं कर पाऊंगा। कल मैंने आपको बताया था ना, नहीं बताया था? कल कल मुझे थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कल रहने दो आप। परसों आपका वैसे भी टेस्ट है साइंस का। हाँ वो तो शाम को नहीं, मेरे को जाना है आउट ऑफ स्टेशन। तो कल यहाँ पे 8th का, बाकी सब 12th क्लास 11th क्लास सबका टेस्ट है। आपका संडे को टेस्ट है, टॉपिक मालूम है? ठीक है, कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। कुछ भी कर रहे हो सर, इतना डर में आते तुम लोग। चलो, और जो ये प्रैक्टिस है ये हम गुरु नानक जयंती मतलब ट्यूसडे को करेंगे। सैटरडे की प्रैक्टिस ट्यूसडे को, गुरु नानक जयंती उस दिन छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है? नहीं हो तो कर लेना, उस दिन नहीं भी हो तो कर लेना, गुरु नानक जयंती है, मैक्सिमम स्कूल की छुट्टी होगी। अरे होगी भैया, हम कह रहे हैं। सर कल से क्लास होगी? जाना नहीं, जिसको जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको नहीं आना कोई प्रॉब्लम।
स्कूल में आप अभी तक प्रेजेंट थे प्रॉपर? दिसंबर तक अपन को प्रेजेंट रहना है, वो भी कितना प्रेजेंट रहना है अच्छे से। अब अटेंडेंस में भी छूट मत करना, एक बस सैटरडे की अटेंडेंस के अलावा बाकी अटेंडेंस पूरी कंप्लीट करो, क्योंकि जनवरी में स्कूल नहीं जाने दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जुगाड़ चल जाती है, लेकिन नियम ये कहता है कि 75% से ऊपर अटेंडेंस होनी चाहिए। तो अगर आपकी 90% अटेंडेंस अभी चल रही होगी, 90 प्लस 50, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जनवरी में प्री बोर्ड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब जितना हो गया उतना कर लेना। और क्या, उनके प्री बोर्ड उनका क्या, वो तो नवंबर में रख देंगे, उनका क्या, उनको तो पूछ लाना है, अब हमको तो पढ़ना है अच्छे से। आइए सर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन नंबर कहां पे पहुंचे थे हम लोग? 4 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, आप डाउट बोलो यहां से 14 तक सारे के सारे बोलो। 8 और बोलो। इतिहास गवाह जब जब शीट लेट हुई है तो प्राण घातक बनी है, प्राण घातक बन रही है शीट। 11 और बताएं। अरे तो देखो ना, पढ़ लो, नहीं आ रहा तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। 13 में कराई दूंगा आपको, 14 करा दूंगा, चलो इजी इजी है सारे के सारे, सब करना है अपन को। चलो 11 भी करा दूंगा। और बोलो। 7 किसने पूछा? कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग खुद ही कहोगे मैं आ गया सर। आगे बोलो। चलिए सर, 9th वाला तो नहीं करना किसी को, आ गया ना वो? ठीक है सर, जिसको 9th वाला नहीं करना, नोट करना है 9th वाला नोट कर सकते हैं, अगर अगर अच्छे से तमीज से नोट करना है, जो 9th वाला नोट करना है। ये मतलब आप लोगों ने मुझसे डाउट नहीं पूछा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको तमीज से नोट करने के लिए चाहिए तो नोट कर, डाउट नहीं पूछा इसका आपने, मतलब आप किया हुआ है, बस मैच कर लो, ठीक है? तो टीप क्यों रहे हो, ये टेस्ट था तो टीप रहे हो, और चेक करते करते पूरा टीप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जरा, तब इसको जरा करोगे तो समझ में भी आएगा थोड़ा। चलिए जब आएगा रास्ते में तब बताएंगे, अभी कौन सा सबसे पहले? 7 किसने पूछा सर? प्रेजेंट्स। आदमी उठेगा तो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट्स 7 किसने पूछा है? लगाई क्यों नहीं? और अगर भाई मैंने बोला था आपसे कि 12.2 पूरे क्वेश्चन घर पे करके आना है, मतलब ट्राई करके तो आओ कम से कम। 4 क्वेश्चन हमने कराए, आगे क्वेश्चन करके नहीं आओगे तो पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन आते कौन से नहीं आते? हमेशा का है ये, मैं हमेशा बोलता हूँ आगे क्वेश्चन करके आइए। डीपीपी की थी, वो भी नहीं करी होगी, वो कर ली, डीपीपी तो कर ली। Question number 7, the chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle 120 degree at the center to find the area of the corresponding segment of the circle. मैंने आपको बताया था सेगमेंट ऑफ द सर्कल देगा तो रेडियस देगा आपको, सेंट्रल एंगल जरूर देगा, ठीक है ना? तो उसने रेडियस कितनी दी आपको? क्वेश्चन नंबर याद रखना, मुझे बता देना। थीटा आपको दिया है बेटा 120 डिग्री, रेडियस कितनी दी है? आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तरीके दो हैं सर, सेगमेंट निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, तरीके 4-5 मैं 2 बता दिए आपको ऑलरेडी, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, ये भी एक क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या उससे मुझे बताने की जरूरत है आपको? उसमें डायरेक्ट पुट करोगे आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। अब एक क्वेश्चन आता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको बताने की जरूरत है ना, और ये बताने की जरूरत है कब कौन सा करना है। मुझे अभी को बताइए, कल मैंने जो फॉर्मूला निकलवाया था आपको साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 वाला, क्या उसमें मैंने कोई भी चीज ऐसी बताई थी 11th की थी या कभी पढ़ी नहीं थी अपन ने, ऐसा कुछ यूज किया तो
तो कायदे से अपन वो फॉर्मूले को फाइनल एग्जाम में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। इवन अभी आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे तब वो फॉर्मूला आपको दिख भी जाएगा वहां, ठीक है। 1/2 sin थीटा फॉर्मूला भी दिख जाएगा, sin थीटा/2 cos थीटा/2 फॉर्मूला भी दिख जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें उनको पता चल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें कैसे करेंगे, मैं उसका एक तरीका आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि तरीके दोनों आने चाहिए। मेरा मानना यह है कि फॉर्मूला डायरेक्ट है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फुल तरीका आता है तो वो भी एक बढ़िया बात होती है, अच्छी बात होती है। तो मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ उसका। और एसएसटी वाले सर से बोलना कब 2 घंटे की क्लास उनको कब चाहिए, जब भी उनको चाहिए 2 घंटे की क्लास तो मुझे बता देंगे। उस दिन मैं क्या करूंगा ना, आपकी जो 10th क्लास है ना मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स की, उसका मैं ऑफ रख दूँ, सिर्फ एसएसटी रखूंगा। प्रोजेक्टर खराब का तो मैं करवा रहा हूँ ना, सही उसको तो करवा रहा हूँ, प्रोजेक्टर खराब नहीं है। वो जो केबल है ना वहां से लेके वहां तक, वो क्या है, केबल उसमें क्लिप्ड है, वो उखड़ेगा ना, पूरी फिटिंग उखड़ जाएगी वहां से लेके वहां तक। आई नीड एटलीस्ट 1 डे, एक दिन का टाइम चाहिए उस पूरी फिटिंग को दोबारा करने के लिए। नई केबल डलेगी पूरी। मैं ये रूम अवेलेबल, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तो ये रूम अवेलेबल रहेगा, नहीं समझे? MW कल कल तो सर पढ़ाएंगे ना साइंस का टर्म में। मैं कह रहा हूँ इस विशाल सर को अगर वो 3 बजे आने के लिए कंफर्टेबल हो या फिर 2 बजे आने के लिए कंफर्टेबल हो, कभी एक दिन के लिए आप लोग भी आ सकते हो, बढ़िया रहेगा। अरे संडे को कर लो, क्या दिक्कत? संडे को सर से पूछ लो, टेस्ट के बाद में बैठ लो, टेस्ट भी सब इकट्ठे ही देने आएंगे, टेस्ट के बाद में की क्लास हो जाएगी, ठीक है। एक बार है ना मैं बात कर लूंगा सर से, आप तो संडे का मैं देख लूंगा, नहीं तो ऐसा करेंगे ना, आपकी पहले क्लास रख देंगे, तो क्या है बच्चे पागल हो जाते हैं। छोड़ो, मैं बात करने के लिए समय नहीं मेरे पास। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल में आप मुझे एक बार बताइए, अगर मुझे सेक्टर बनाना है, सेंट्रल एंगल मुझे 120 डिग्री दिया हुआ है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है 9th क्लास से हम लोग जानते हैं, उनको हमको डायरेक्ट यूज करना है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के साथ साथ ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? एथिकली अगर ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, और आपको मालूम है कि ये कितना हो सकता है, तो आपके पास में रेडियस ऑलरेडी गिवन है कितनी, 12, तो आप ट्रिग्नोमेट्री ही लगाओगे ना, और कोई तरीका है? बेस चाहिए, बेस कहां से आएगी? पाइथागोरस में 2 चीजें अननोन है ना, अरे 2 चीजें अननोन है, कहां से लग जाएगी? मेरी बात क्लियर समझ में आई? बात समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, अब साइन 60 का यूज कर सकते हैं, ये बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? बी और एच की वैल्यू निकालो, 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया निकाल के पुट करो, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको ये करना है तो, नहीं तो फिर क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन देखो कैसे लिखते हैं, तरीका देख लेना। ये तो फॉर्मूला अपन ने मेंशन कर दिया, इस फॉर्मूले में अपने पास में एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो तो निकल जाएगा, ठीक है। हम प्रॉब्लम में कहां पर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, क्योंकि ना हमको बेस पता है ना हमको हाइट पता है। अग्री कर रहे हैं इस बात से? ना आपको बेस पता है ना हाइट पता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे भी तो परेशान होगे, कुछ नहीं निकलने वाला उससे। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें लगाओगे, इसको बी ले लिया, इसको एच ले लिया, दूसरा रिलेशन कहां से लाओगे? और भी तो कुछ दिया होना चाहिए। वो आपको जो दिया भी हुआ है वो क्या है, सिर्फ सेंटर एंगल, बस एक एंगल दिया है। एंगल और साइड में रिलेशन कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री ही बताती है सर। क्लियर समझ में आया? तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बेस दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, मान लिया। एक बार फिर से नेमिंग कर देता हूँ। तो ये सर 60 डिग्री हो गया आपका, प्रॉपर लेबलिंग प्रॉपर कर दूंगा। ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये आपने कितना लिया है, एच, ये कितना लिया आपने, b/2 ले लेते हैं,
क्योंकि ये पूरा बी हो जाता है, इससे आपका गलत नहीं होगा नोटेशन। जनरली अपन पूरी बेस को बी मानते हैं ना, तो इतना आधा कितना हो गया b/2। मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो साइन 60 क्या होगा सर, अगर मैं साइन, अच्छा 30 भी कंसीडर कर सकता हूँ, बस इसका फायदा ये होता है कि अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एंगल जो आपकी इच्छा हो कंसीडर कर सकते हो। अगर आप साइन 30 कंसीडर करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, और आप 60 कंसीडर करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। बताइए प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन थीटा। अभी अभी मैंने कल ही बोला था कि कल बकवास नहीं करनी थी इस चीज की। प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड ए बी साइन थीटा बाई 2, यही वाला कर रहे हो, यही कह रहे हो। कल बताया था इसके बारे में कुछ हम, इसे डन कर 120 डिग्री कर रहे हो इससे। अच्छा साइन 120 डिग्री हटवा दिया, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हटवा दिया तो अच्छी बात है। बट 120 डिग्री को करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चाहोगे तो उससे भी हो जाएगा, बस एक रखना पड़ेगा आपको, उसका आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाओगे उनको कि आपने कहाँ से सीखा कि साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। ये 11th वाला बंदा करे, या फिर कोई एक ऐसा बंदा करे जिसको बस क्वेश्चन के आंसर निकालने से मतलब है, तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया टेक्निक, क्या बताइए, साइन थीटा/2 cos थीटा/2 वाली। तो थीटा का हाफ करोगे ना, 120 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री रखेंगे ना अपन, सिंपल है ना। तो वो फॉर्मूला यूज करना है तो वही करो, 1/2 AB sin थीटा जो है, ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में सीखोगे, ठीक है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स। उसमें क्या होता है ना, स्केलिन ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें ये दिया जाता है ABC, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला AB, AB के बीच का एंगल अगर अपन को निकालना है तो AB sin थीटा, एरिया इससे दिया 1/2 AB। एडजेसेंट लेनी पड़ेगी ना दोनों एक दूसरे की, ठीक है। और सर इस वाले को नहीं कर पाएंगे, बी कहाँ है, दोनों साइड कहाँ दी है, ए बी साइन थीटा ना, गूगल वाले से पूछो लल्ला कहाँ है, इसमें ए तो दिया है, रेडियस तो दी है 12, जी कहाँ दी है एच, अच्छा पहले यहाँ निकालेगा, ठीक है। हाइट भी चाहिए पड़ेगी तो तुमको बी नहीं पता पड़े, बेस चाहिए नहीं, चलो ठीक है, एडजेसेंट साइड, चलो ठीक है। अगर आप 12 लेते हो साइन थीटा लेते हो तो थीटा 120 डिग्री है, 120 डिग्री का उन्होंने 2/3 वैल्यू दे रखी है, चलो निकल जाएगा। लेकिन जस्टिफाई कैसे करोगे, साइन 120 डिग्री इज नॉट इन योर सिलेबस, मतलब 120 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर अपन यूज करें, ठीक है। मेरे हिसाब से वो करके मत आना, मार्क्स उसने काट के धर के काट दिया ना तो चले आएंगे तुम्हारे साथ, समझ में आ गई बात। और करे आओगे तो कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो करे आओ, जैसे मतलब मान लो बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो कर लेंगे। मैंने आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था, अगर अपन को इसमें कॉर्ड लेंथ गिवन होती है, कॉर्ड लेंथ गिवन होती तो अपन क्या लगते हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हो, माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे बहुत इजी है यार, मैंने आपको पहले ही तरीका बता रखा है। आप तो ये बताओ कौन सा एंगल कंसीडर करना है, 60 डिग्री करना है, 30 डिग्री, 30 वाले हाथ उठाओ, 60 वाले हाथ उठाओ, 60 वाले, चलो ठीक है। तो अब आप निकालो एक बार साइन 60, तो क्या आएगा b/2/r आएगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा b/2, r की वैल्यू कितनी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 12 बेस आ गई, बेस आ गई कि नहीं आई, कोई कष्ट किसी को, ठीक है। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो जरा, परपेंडिकुलर जल्दी से cos थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो। cos थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो। तो cos 60 निकालेंगे अपन h/r, h का पता ही नहीं है, r 12 है, 1/h इक्वल टू कितना आ गया। अब आप क्या करोगे,
सेम फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस करेंगे 1/2 बी इंटू एच। थीटा वैल्यू 120 अपॉन 360, पाई वैल्यू 22/7, क्योंकि रेडियस कितनी है आपकी 12 है, नहीं 3.14 पाई लगाएंगे उसमें, और रेडियस कितनी है 12 स्क्वायर। बेस कितनी है बेटा 12√3 इंटू 12, 12 स्क्वायर 144 बाहर आ गया, ये 3 बार कट जाएगा 1/3, तो पाई/3 हो जाएगा, ये पाई/3 माइनस, और ये 12 था ना, 12 इंटू 12 12 √3/4। अगर आप ऐसे भी लिख के आते हो ना, और उसमें पाई की वैल्यू गिवन है क्या, कितनी दी है 3.14, 144 3.14 1 कितनी है 1.73, 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, 2 तक ही लो आप, ठीक है। 144 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, 4 4 16 कैरी 1 4 1 4 1 5 4 2 12 माइनस, अब ये 12 से 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दो कितना आएगा 12.56 5.17 19, बस हो गया, मल्टीप्लाई 12 से कर दो आंसर आ जाएगा। सही है, चेक कर लिया, कोई कष्ट परेशानी इसमें, 7th हो गया आपका, आ गया सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 था ना बेटा, क्या रिपीट कर रहे हैं, बताओ आप क्या सर रिपीट कर आप सर आपने उसका एक्सप्लेनेशन किया, वो रिपीट कर दो, मैं समझ नहीं पाई। ये लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है ए, ये है बी, ये है पॉइंट पी। एक्सप्लेनेशन ये कहता है, मैंने आपको पिछले दिन में पढ़ाया था, पिछले दिन पे क्या पढ़ाया था कि अगर ये एंगल पूरा आपको 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं 60 डिग्री वाले एंगल को कंसीडर करूं, मेरे को चाहिए बेस और मेरे को चाहिए हाइट किसकी, ट्राइंगल की, लेकिन 60 वाले एंगल को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, बेस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल ली मैंने। फिर इसी तरह से अगेन अगर मैं चाहूँ तो cos 60 की वैल्यू h/r, उसका यूज करके मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास में बेस और हाइट बी और एच दोनों की वैल्यू आ गई इस ट्राइंगल की, तो मुझको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया ऑफ सेक्टर को सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। आपके पास में हर चीज है, पुट कर दी, कॉमन निकाला, वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लिया और आपका आंसर आ गया। कितना आया फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें, 1 नंबर में बढ़ जाएगा, सीधा 1 नंबर काट जाएगा। कोई डाउट ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम, अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था बेटा उसको कोई डाउट, नो सर, नो सर। समझ में आ गया बेटा। कल जो डेरिवेशन करवाया था ना, बस उसी में अपन ने अलग अलग निकाला है, जिससे अपन को वो डेरिवेशन, देखो अगर मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा आंसर तो मेरे को सेम आएगा, लेकिन वो कह सकता है आपसे कि आपने फॉर्मूले में ये sin थीटा बाई 2 कहां से आ गया, कैसे आ गया, लेकिन अगर आपने इस तरह से किया तो क्या वो कह पाएगा, कुछ नहीं कह पाएगा। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा जाना लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा बस, क्योंकि आप sin थीटा बाई 2 अलग से निकाल लो, cos थीटा बाई 2 अलग से निकाल लो, उतना जो टाइम आपका लगा उसकी वजह से आप सेफ हो गए, समझ गए। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, तो दूसरा बंदा 10 मिनट लगाएगा, अपन क्या लगाएंगे, वही डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से कंक्लूजन ड्राइव कर लेंगे, समझ में आई बात। और मान लीजिए पेपर में समय कम है, समय कम है,
तो भी आपको मालूम है कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो और क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम कर ही सकते हो। बाकी फिर फाइनल एग्जाम में आपको मालूम है कि अगर समय कम पड़ गया और एक क्वेश्चन 4 नंबर में या 5 नंबर में आएगा, 1/2 होगा। बेस क्या थी? अरे कुछ सोच समझ के किया होगा, रुक जाओ। एच की वैल्यू कितनी है? 6 है ना। तो मैंने क्या किया, मैं तुझे बताता हूँ, तेरे समझ में नहीं आएगा। मैंने 12 स्क्वायर कॉमन निकाला है। 12 स्क्वायर जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तभी तो ये 12 बनेगा। जब जब 12 बनाना है तो नीचे भी 2 चाहिए, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर, ये 12 एक ही आएगा, एक 12 भी आएगा, चलिए 12 स्क्वायर। गॉट इट सर? थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा दिया, आप अपने हिसाब से कर लेना, हमने अपने दिमाग से कर दिया है। अरे क्या आउट यार, उसमें नॉर्मली तो था। अरे तो 12 स्क्वायर कॉमन निकालना था ना, 140 बोलते वो कितना बढ़िया साफ साफ दिख रहा है। भैया तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, चलो करो 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 प्लीज। चलो चलो अब करो आप, चलो 120 अपॉन 360, पाई वैल्यू 22/7 नहीं रखनी क्या, 3.20 और रेडियस इसका मतलब 12 स्क्वायर 1/2। बेस कितना है? 12√3 और हाइट कितनी है? अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसे वो 12 बाहर निकाला था, ठीक है। ताकि कितनी बार जाएगा? 3। अब आप क्या करेंगे, 12 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3.14 इंटू 12 देखो अपॉन 3 बना लेने दो। यहाँ पे भी आप 2 से काट दो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 36√3 आ गया, ये इसको भी काटेंगे, क्या आ गया 48√3 की वैल्यू, ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, चलो 88.44 सेंटीमीटर पर आएगा, चेक कर लेंगे। सुनो मेरी बात, एरिया रिलेटेड टू सर्कल टफ नहीं है, ये कैलकुलेशन उसे टफ बनाती है। इसलिए जो लोग ऐसे शक्ल देख के करने वाले ना क्वेश्चन, आप लोग के गलत होने के चांसेस 100% है। 100% मतलब गलत ही हो गई तुम, अगर तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो ना। जब तक ये सारी कैलकुलेशन करके नहीं देखोगे, खुद निकाल के नहीं देखोगे, तब तक आप श्योर नहीं हो सकते। और पेपर में आपके पास में आंसर शीट भी नहीं होगी, याद रखना, पेपर में आंसर शीट ना होगी। अरे आंसर शीट मतलब क्वेश्चन का आंसर कहाँ होगा कि भैया इस सब क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है सर, सर ये आंसर है ना, यही वाला लेके आना है। अच्छा नहीं लेके आ पा रहे, कोई बात नहीं, ये लो सॉल्यूशन, है ना, यही चाहते हो तुम लोग। आ गया, समझ आ गया, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जोर से बोला करो सर, बोला करो जोर से, सर। क्वेश्चन नंबर 1, a horse a horse is tied to the tag of a corner। सर मैं समझा देता हूँ इसको, समझने भर से ये आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसी बात नहीं है। ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी आपको जो आवाज, बेटा बिल्कुल मेरे को आवाज फालतू नहीं, यहाँ ध्यान दे लो, कितना है 15 मीटर है इसका
एरिया का दिया 15 दिया गया, हाँ 15 दिया। अब 15 इसका मतलब लेंथ दी हुई है, 15 बाय 15 की फील्ड है। इसके कॉर्नर से उसने क्या कर दिया, अपने घोड़े को बांध दिया। साथ में उसने उसकी रेडियस कितनी रखी है सर, उसकी रेडियस रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, 10, चलो 5 मीटर, ठीक है सर। तो 5 मीटर मतलब इतना एरिया खा पाएगा। एंगल कितना हो गया, बात समझ में आ गई। तो इतने ही घास खा पाएगा, तो ये एरिया आप निकाल लोगे आराम से, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से। फिर 10 क्या है, ठीक है, ये 10 हुआ। ये जो आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये कितना हो गया 10। अब उसने उसकी रस्सी और लंबी कर दी, 10 मीटर की हो गई। अब आपको बताना है कि आपको टोटल एरिया कितना और बढ़ गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एरिया इंक्रीज, तो कितना बचा। इंक्रीज मतलब क्या हुआ, कि पहले कितना था अब कितना हो गया, उसका डिफरेंस, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10 वाला है उसमें से 5 वाले से माइनस करना पड़ेगा। कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ला अप्रोच वाला बता देते हैं। बेटा ये क्या है क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी निपट जाए, इतने टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो है। फिर मैं दूंगा तो मैं टफ क्या हो गया, उसकी डेफिनेशन मैं तुम्हें बताऊंगा। आ रहे हो मुझे तो उससे भी बुरा जो तुम सोच रहे हो ना, उससे भी बुरा। बेटा कल का तो कल मैं तो मेरी कर नहीं चल रहा काम, क्या क्वेश्चन का भी काम साथ में बहुत लोड है। यही सैटरडे तक का हमारे पास, संडे तक का टाइम है, तब तो हम संडे तक फिनिश करने हैं। तो फिर हम ये टेस्ट सीरीज की तैयारी में लगेंगे, रोल नंबर चुकाएंगे बेंचों में। हाँ नहीं नहीं, जो मेगा टेस्ट होंगे ना 5 फैब में जो 2 या 3 टेस्ट होंगे वो बाहर होंगे। फैब में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होने वाले मेगा टेस्ट जितने भी होंगे, उसमें आपकी कोचिंग का सेंटर पड़ेगा। सारे बाहर नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि हमें इतना पैसा नहीं है, उतना ही पैसा है उतना ही काम करते, पैसा बहुत है लेकिन फालतू बर्बाद क्यों गए। ठीक है चलो आगे बढ़ो, आगे बात समझ में। देखो सर ये ब्लॉक दिया हुआ है, क्या बोला, एक सर्कुलर ब्लॉक बनाया, ब्लॉक समझते हो सर, यहाँ पे लगता है वो कोण के ऊपर, ठीक है। तो ब्रोच जो है उसका सर्कल, आपने एक सर्कुलर ब्रोच है और उसमें डायमीटर कितने डाले गए 5, कंफ्यूज मत होइएगा, डायमीटर 5 डाले जाएंगे तो सर्कल 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखो जैसे मैंने करके भी दिखाया, 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है सर, ये 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये जो सेंटर है आपका, यहाँ से डायमीटर क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको पता है कितने कर रहे हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 5, बस ये तो वही वाला है, ये तो वही वाला है, समझ रहे हो? तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना होगा, 5 तो डायमीटर हुए आपके, तो 5 × 35, ठीक है। और सरकमफेरेंस कितनी आई सर 2πr, तो ये आपका कितना आ गया 2πr। 2πr में 2 और r मिला दें, 2r क्या होता है 2 × रेडियस इज डायमीटर, तो यहाँ पे 2r आपका कितना आ गया d आ गया, d कितना है 35, यहाँ पे कितना 35 175, और इसको सॉल्व किया अपन ने कितना आ गया 285। अब अपन को रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया मतलब किसी भी एक पार्ट का एरिया इसका, तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने का सीधा तरीका है यार, ये इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो जब सारे के सारे 10 पार्ट इक्वल होंगे तो आप सर्कल को सीधा 1/10 करो, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 10 आपने सॉल्व किया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है इसलिए मैंने लिखा हुआ है समझा दिया बस, अभी पढ़ाया था डेटा।
अब एक बार है ना बेटा, जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ोगे, 11 को पढ़ोगे और 12 को पढ़ोगे। 12 को मैं करवा दूंगा, 10 और 11 पढ़ोगे। जिनने नोट कर लिया यहाँ पे आता है जिनको, वो लोग आगे वाले क्वेश्चन पढ़ें। जो लोग नोट कर रहे हैं आराम से नोट करें, कोई दिक्कत नहीं, खूब समय देंगे नोट करने के लिए। कल देखो, अगर है ना, मैं कल अभी मैं बात करूंगा मम्मी से, अगर हमें कल मॉर्निंग में जल्दी नहीं निकलना हुआ, ठीक है, तो मैं कल तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है, स्कूल मत जाना। मैं आज ही बता दूंगा ना, मतलब 9-10 बजे तक बता दूंगा, तो फिर मतलब मैं बुलाऊंगा अगर तुम आज नहीं, जबरदस्त नहीं गए, सर ने कही थी हटिया हो गई, सर ने कही है हमारी एग्जाम की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है, स्कूल जाके सोना। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे कुणाल सर, पानी है ना यार। कौन कौन को बननी है, और भी किसी को बननी है बोतल? ये निकल के उधर तक जाएगा, फिर निकल के उसे वो डिस्टर्ब का। हाँ बेटा बताइए। हाँ बता बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई है। कल क्या मतलब? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। कल क्या? सर मैसेज कर दिए। हाँ चल मैसेज कर दो। आदित्य तो ऑनलाइन है मैडम, आवाज आ रही है सभी को ना आपको? हाँ ठीक है। तो सर ये समझ में आ गया, नंबर 10 और 11 पढ़िए जरा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मतलब एक अम्ब्रेला है और उसका टॉप व्यू अगर देखा जाए ना, वो सर्कल मान रहा है, तो उसके 8 रिप्स है, 8 रिप्स से आप देखो कितने सेंटर्स बन रहे हैं, 8 ही बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 1/8 को पाई आर स्क्वायर निकाल देना, कर देंगे। 8 वाला आपका होमवर्क हो गया, 9 सॉरी 10th वाला आपका होमवर्क हो गया, 10th वाला होमवर्क हो गया। अच्छा ठीक है, 11th वाला कार के 2 वाइपर होते भाई साहब, ठीक है, दोनों ओवरलैप नहीं करते, तो इसका एंगल कितना दिया है, 150। तो एरिया स्क्वायर क्या होगा, एरिया स्क्वायर कितना है बताइए, 115 डिग्री में कितना आएगा अपना एरिया स्क्वायर है, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, 115 डिग्री, और उसने क्या बोला है, लेंथ कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको पढ़ना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एज ईच स्वीप ऑफ द, लिखा हुआ है क्लीन एज ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ब्लेड के एक स्वीप में, बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि 2 ब्लेड है, तो बस इंटू 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स, एस लगा हुआ है, और जब ब्लेड लिखा होगा तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक एस की कीमत तुम जानते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई, कर लोगे क्या, करके बता दे क्या वाइपर वाला क्वेश्चन, किसको करवाना वाइपर वाला क्वेश्चन बताओ। नहीं होगा, वाइपर वाला करवाया नहीं था, मना कर दिया था बच्चों ने। अरे समझा तो दिया तो पागल, और क्या कर रहा था मैं। ये वाइपर है बेटा, ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और यहां से यहां तक स्वाइप करेगा, तो जरा ध्यान से, ये यहां से लेके यहां तक स्वाइप करेगा, तो इसमें 115 डिग्री कितना, ये स्वाइप मारा। ऐसे कितने वाइपर होते हैं कार में, एक वाइपर वाली थी कार, कार कितने वाइपर वाली है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे स्वाइप करता रहेगा, ये यहाँ पे स्वाइप करता रहेगा, और ये यहाँ पे स्वाइप करता रहेगा।
आपको इनके ईच स्वाइप ऑफ द प्लेट्स, ईच स्वाइप मतलब इसका भी स्वाइप और इसका भी, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। इसका स्वाइप कितने पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका स्वाइप 1 और ये आपका आ गया स्वाइप एरिया स्वाइप, मतलब एरिया 1 एरिया 2 आ गया, दोनों ये सेम ही रहेगा बेटा। एरिया आप निकालेंगे कितना आएगा, एरिया इन वन पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया स्वेप्ट इन स्वेप्ट बाय 1, स्वेप्ट बाय 1 वाइपर इज इक्वल टू ये आया। ठीक है, और अपन को कितना बोला उसमें, वाइपर्स का एक स्वाइप, वाइपर्स का एक स्वाइप मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मुझे इसका भी स्वाइप चाहिए और इसका भी एक स्वाइप। ऐसा तो नहीं होता कार का एक वाइपर चल रहा है एक बार में, अरे क्या है दूसरा चलाओ ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों इकट्ठे चलते हैं। हाँ, थीटा कितना है बेटा 115, पाई की वैल्यू 22/7 है, नहीं नहीं 22/7 मत देना, कितनी दी है पाई की वैल्यू, नहीं दी, अभी पाई रखी रहने दो फिर देखते हैं। रेडियस कितनी है 25, थ्री आया, कटने का काम ही नहीं है भाई साहब, गंदा आंसर आने के लिए तैयार। इंटू 625 अपॉन 72 इंटू 7, इसको सॉल्व कर लेना और जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देना। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया लिखना आप, तो 2 का मल्टीप्लाइड बाय 23 इंटू 22 इंटू 625 अपॉन 72, 2 से काटिए कितना आएगा 36, 2 से काट दो 11 टाइम्स 2 से आ गया ये 18 इंटू 7, तो 8 to 7 कर देना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे मल्टीप्लाई। और बताओ कौन सा है, 12th वाले में कोई दिक्कत किसी को, बॉन्ड शिप समझते हैं इसको, क्वेश्चन को समझना जरूरी है पहले। देखिए सर, आईएनएस अभी अभी नया जो अपना एक इंडियन नेवल शिप लॉन्च हुआ है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, मतलब तो पहला ही हो गया, मतलब क्योंकि विक्रांत रिटायर हो गया, उसके बाद विराट रिटायर हो गया, अभी कौन सा है दोबारा से, आईएनएस विक्रांत दोबारा से रिबूट किया है। तो आईएनएस विक्रांत दोबारा से आईएनएस एक नया युद्धपोत बनाया गया है। ठीक है, युद्धपोत क्या होता है सर, लड़ाकू होते हैं, जहाज होते हैं जो पानी पे जाते हैं, और ये एयरक्राफ्ट के लिए क्या नाम है, वॉरशिप, हाँ हाँ वही, तो हिंदी में युद्धपोत बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो बहुत बड़े होते हैं। अब आप ये मान लो कि उस पर रहने वाले क्रू मेंबर्स 5,000 हैं, 5,000 लोग रह रहे हैं उस पे जहाज पे, तो आप सोच सकते हो जहाज कितना बड़ा होगा। अब 5,000 लोग अगर वो जहाज डूबा, पहली बात तो ये कि बनने में उसको 3 साल 4 साल लगते हैं, 5 साल, वैसे ये प्रोजेक्ट 20 साल पुराना, मैं आपको बताऊं इंडिया में बनने के लिए। अभी मोदी सरकार आई तब इसमें तेजी आई क्योंकि उन्होंने पैसा इसमें काफी डाला। तो जब भी कोई बड़ी वॉरशिप बनती है तो उसके आगे 2 शिप जरूर चलती है, वॉर शिप, वॉर करने वाली, वॉर नहीं देने वाली, उनको कहते हैं वॉर शिप। ठीक है, वॉर शिप कौन सी होती है, जो वॉर करती है किसी शिप को। टाइटैनिक का नाम सुना सर, टाइटैनिक डूब गया था एक आइसबर्ग से टकरा के, तब से ये वॉर शिप चलने लगी, क्योंकि ये छोटी मोटी शिप होती है, सबसे पहले आगे चलती है और लाइट मार के देखती रहती है, क्योंकि बड़ी शिप को टर्न करना आसान नहीं होता, तो बहुत हैवी होती है वो, तो उसको पहले पता होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, तो शिप होती थी उसके ऊपर ही लगा रहता था एक टर्मिनल, और इस पर 2 आदमी बैठे रहते थे, तो अगर वो सो जाते तो शिप थोड़ी डूब जाती। अब क्या नया सिस्टम कर दिया उन्होंने, नया सिस्टम होता है कि भाई अगर कोई भी बहुत बड़ी चीज है, उसको अगर वो जहाज समुद्र में जा रहा है, उसके आगे 2 शिप चलेगी, थोड़ा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन जितनी स्पीड से ये चलेगा उतनी स्पीड से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पे बैठा हुआ, यहाँ पे बंदा होगा, क्या करेगा, पूरे इसको एरिया को क्या कर रहा होगा, स्कैन कर रहा होगा। 2D में समझ, ऐसे समझना इसको, 3D में
तुम समझने की कोशिश करना। ये समुद्र है ऐसे, समझ में आया? अब मान लीजिए कोई आइसबर्ग आ गया, उसने दिख गया तो बता देंगे, और बाई चांस खुद टकरा गए तो अब सिग्नल नहीं मिल रहा तो पता चल जाएगा। दोनों ही केस में। अच्छा, जिस शिप है मान लो, ये वाली शिप मान लो हमारी 10,000 करोड़ की है, तो ये शिप 1 करोड़ की है। दस हजार करोड़ की है तो ये सिर्फ 1 करोड़ की है, मतलब समझ गया ना आप? 10,000 रुपए भुजा दुख होता है, 1 रुपए भुजा दुख नहीं होता। समझ में आई बात? क्लियर है? तो वन शिप की कोई औकात नहीं होती, लेकिन काफी यूज की होती है। अब ये वन शिप ही है, अपन से क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ो। अब टू warn ships for underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of a kilometer. Find the area of the sea over which the ships are. तो वो जो लाइट हाउस है वो क्या करता है, ऐसे लाइट मारता है तो वो एरिया स्वैप कर लेता है, तो जितने किलोमीटर वो जा रही है उसकी लाइट, वहां पर उसको पता चल जाता है कि वहां तक कोई रॉक है या फिर नहीं है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहली बात, लाइट हाउस का कितना एंगल बताया उन्होंने? 80 डिग्री एंगल बता दिया, और ये कितना दिया हुआ है आपको, कितने किलोमीटर है? 16.5 किलोमीटर। तो आपको एरिया निकालना है, फिर एरिया किसका है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है, निकाल लोगे? करवाया था क्या? ठीक है, नोट कर, डायग्राम वहां बना हुआ है, डायग्राम समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक एमसीक्यू है, 13 पे बाद में आएंगे, पहले 14 करेंगे सर। आइए 13 पे पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर गिवन एंगल पी, क्या है इसका आंसर? डी ऑफ, बस उसको काटोगे तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 14th वाला देखिए सभी, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग ध्यान से 14th वाले क्वेश्चन को पढ़ें। बेटा ने क्वेश्चन दिया क्या चैट कर रही है, क्या पूछ रही थी वो ऑनलाइन? हाँ बेटा, हाँ रखेंगे, चल रही है 9th की चल भी रही है, 10th की स्टार्ट होने वाली, 9th की चल रही है, अगले वीक से 10th की स्टार्ट होगी। 9th की ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, सभी फ्रेंड से बात हो रही है। ये समझ में आ गया? नोट कर लिया? जल्दी नोट कर लो, घर पे कर लेना कोई। ये देखो, ये मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, वैसे जनरली होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें t अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है, उसमें ही 2 से अपन काट दे तो 360 आ जाएगा, और ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन 14th वाले का क्या है? डी। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे करना है इसको।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, टेबल क्लॉथ के बारे में पूछ रहा है। तो एक सर्कल है, टेबल क्लॉथ सर्कुलर है, सर्कुलर टेबल है, उसमें एक हेक्सागोनल सर सर्कल हेक्सागोन मैं बना के क्यों दिखाया सर, आप लोग इसके सेक्टर्स को देख सकते हो। ये जो आपको दिए हुए हैं सेक्टर्स और सेगमेंट्स, मैं चाहता नहीं हूं आप इसको ऐसा समझे, मैं चाहता हूं आप इसको ऐसा समझे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। और एरिया ऑफ हेक्सागन में खास बात इस चीज का याद रखिए कि ये सभी बराबर है, सब रेडियस है ना, बराबर है ना। अगर मैं ये एंगल 60 डिग्री ले रहा हूं और ये एंगल अगर मैं x ले रहा हूं तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सर ये x प्लस 60 कितना हो गया 180। सम ऑफ एंगल्स ओवर ट्रायंगल बेटा 360 नहीं होता 180 होता है। 2x = 180 माइनस 60 कितना आ गया 120, काटा जाए तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। आपको क्या करना है सर, रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना ना। रिक्वायर्ड एरिया तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस क्या करेंगे बेटा -6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करो सर, कितने हो रहे हैं सर, देखो 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात कि नहीं आई। हेक्सागोन का एरिया निकालने के चक्कर में परेशान मत होना, बहुत सिंपल हो जाएगा ये इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको रेडियस तो देनी है ना, देखो जरा रेडियस दे रखी है 28 दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियस का डायरेक्ट यूज कर लेंगे। देखो मैं क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, कल आप भी लोगे, मेरा काम है कि कैसे हम थोड़ी सी मेहनत कम करके उस क्वेश्चन को करते हैं और एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल टफ नहीं है, ये कैलकुलेशन में आपको मारेगा, ये आपका टाइम कंज्यूम करवाएगा, ये काफी स्ट्रेटेजिक है। सरफेस एंड वॉल्यूम क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है, तो टाइम खाते हैं वो क्वेश्चन। जब कोई क्वेश्चन टाइम खाता है तो वो आपके बाकी मार्क्स पर संकट होता है, वो संकट को बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझोगे, समझ गए। क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या, मैंने रिक्वायर्ड एरिया क्यों लिखा है, आप एक्सप्लेन करोगे कि सर्कल का था डिजाइन का एरिया, ये एरिया, दिमाग खराब होगा फालतू। रिक्वायर्ड एरिया और फिर उसके बाद में रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डिजाइन, बस हो गया काम। रिक्वायर्ड लिखोगे ना तो वो उसको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम एक्सप्लेन करोगे तो तुम एक्सप्लेन कितना भी कर लो वो तो क्वेश्चन पड़ेगा ही, तुम्हें लिखने में समय लगेगा। रिक्वायर्ड दिस रिक्वायर्ड दैट, रिक्वायर्ड लिखना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। एज ए सिमिलरली वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, उसका भी मैं काफी अच्छे से प्रयोग करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, ये नहीं कि हर जगह सिमिलरली ठोक दिया, हर जगह रिक्वायर्ड ठोक दिया, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा विजडम लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, थोड़ा सा वाइज बनना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/4। मैंने आपको सबसे पहले यही दो फॉर्मूले लिखवाए थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बार बार यूज आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बार बार यूज आएगा। तो अगर कोई और दे देता, मेरे को एंगल नहीं देता, तो मैं कौन सा एरिया लगाता, आइसोसेलेस ट्रायंगल का लगाता, और फिर उससे कई बार एंगल भी फाइंड करने को आता है।
कई बार क्या होता है, कॉर्ड दे देगा, रेडियस दे देगा, सब दे देगा, कहेगा एंगल बताओ थीटा कितना, वो भी क्वेश्चन आता है, अपन वो भी करेंगे, अभी शीट में आएंगे सब। पाई वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी सर 28 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू √3/4 और 28 इंटू, आप चाहें तो 28 स्क्वायर को डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा काटा पीटी मचा लेते हैं। 1.7 लेना है, बोला है, क्यों बोला है, मत मानो ना उसकी। अरे यार 1.7 यूज करना पड़ेगा बाजू में, √3 को तो 1.7 ही बोला है ना, तो ठीक है, तो वो तो होता ही है, मुझे लगा पाई को बोला 3.14 यूज करने को, मैंने सोचा। तो 28 का स्क्वायर बाहर निकालना है, तो माइनस ये आएगा 1.7 इंटू, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, है ना, इंटू 3/, कुछ और बचा अंदर, 28 का स्क्वायर बना है तो इसको 28 इंटू 28, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 14, ये आ गया 44 माइनस 73 या 51, 5.1, 5 7 5 35, 35.7। मैं थोड़ा जल्दी कर दिया कैलकुलेशन, आप देख लेना सही है कि नहीं। सही है, 42 जाओ 2 इंटू 28 इंटू माइनस करो कितना आएगा, आ गया बेटा ये समझ में। अब इसका फाइनल आंसर कितना है ये तो बता दो, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। जल्दी देखो यहाँ पे, पीछे से टीप के कह रही 162, अरे भाई रुपीस में बाद में कन्वर्जन होगा ना, होशियार हो तुम लोग। वैसे जनरली 8.3 56 इंटू 8.3 करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं था इसलिए वहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, अगर कुछ कटने वाला होता ना तो मैं आखिरी तक लेके जाता। इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हैं, जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसी चीज को निकालते हैं, उसी में मेहनत करते हैं, बाकी पे मल्टीप्लाई में लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया आपका 464.8 0.35 और ये आपका 162.68 आ गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए सर आज ये आपकी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ये हम नेक्स्ट पे करेंगे क्योंकि मुझे कार उठाने आना है। नहीं यार, मतलब मेरी कार बच्चे कह रहे कौन सी कार ले रहे हो बताओ। भाई मेरी वो कार डिजायर है ना, उसके उसमें ही खराबी आ गई थी, उसको डाल के आया।
अभी वो 5 साल भी तो हुए नहीं है उसको। कल वीडियो में ऑल द वेरी कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी नहीं आ पाऊंगा एग्जाम लेने।